लिटिल जॉन और ब्लाइथ का टानना। एक दिन जब लिटिल जॉन शेरिफ के साथ रहने के बाद वापस लौटा था और अपने पूजा के रसोइये के साथ, जैसा कि अभी बताया गया है, खुशनुमा ग्रीनवुड में वापस आया था, रॉबिनहुड और उसके दल के कुछ चुने हुए साथी ग्रीनवुड के पेड़ के नीचे नर्म घास पर लेटे थे, जहां वे रहते थे। दिन गर्म और उमस भरा था, इसलिए जब दल के अधिकांश लोग इस मिशन पर और उस पर जंगल में बिखरे हुए थे, ये कुछ मोटे साथी नर्म दोपहर में पेड़ की छाया के नीचे आलसी ढंग से लेटे हुए थे, आपस में मजाक कर रहे थे और हंसी और उल्लास के साथ खुशनुमा कहानियां सुना रहे थे। सारी हवा मई की तीखी खुशबू से भरी हुई थी और जंगल के उस पार के सभी घने छायादार इलाके में पक्षियों के मधुर गीत गूंज रहे थे। थ्रॉस्टल कॉक, कोयल और वुड कबूतर और पक्षियों के गीत के साथ कलकल करती नदी की ठंडी आवाज भी मिल रही थी, जो जंगल की छाया से बाहर निकलकर अपने खुरदरे भूरे पत्थरों के बीच से झल्लाहट करती हुई सूरज की रोशनी से जगमगाते खुले मैदान में मिलन के पेड़ के सामने बह रही थी। और एक सुंदर दृश्य था वह आधा दर्जन लंबे तगड़े यौमन जो लिंकन ग्रीन में लिपटे हुए थे, बड़े ओक के पेड़ की चौड़ी फैली हुई शाखाओं के नीचे लेटे हुए थे, जिनके पत्तों की थरथराती हुई पत्तियों के बीच सूरज की रोशनी कांप रही थी और घास पर नाचते हुए पैच में गिर रही थी। अचानक रॉबिनहुड ने अपना घुटना मारा। सेंट डंस्टन की कसम, उसने कहा, मैं लगभग भूल ही गया था कि चौथाई दिन तेजी से आ रहा है और अभी भी हमारे पूरे भंडार में लिंकन ग्रीन का एक भी कपड़ा नहीं है। इसे देखना होगा, और वह भी जल्दी के मौसम में। आओ छोटे जॉन, तुम अपनी आलसी हड्डियों को हिलाओ, क्योंकि तुम्हें सीधे हमारे अच्छे गपशप एनकिस्टर के कपड़ा व्यापारी ह्यूग लॉन्गशैंक्स के पास जाना है। उसे सीधे हमारे लिए लिंकन ग्रीन का 20 गज सुंदर कपड़ा भेजने को कहो, और हो सकता है कि यात्रा तुम्हारी हड्डियों से कुछ चर्बी निकाल दे, जो तुमने हमारे प्यारे शेरिफ के यहाँ आलसी जीवन जीने से प्राप्त की है। नहीं, लिटिल जॉन ने बुदबुदाया, क्योंकि उसने इस विषय पर इतना कुछ सुन लिया था कि वो इस बात से बहुत दुखी था। नहीं, सच में, हो सकता है कि मेरे जोड़ों पर पहले से अधिक मांस हो, फिर भी मांस हो या ना हो, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अभी भी शेरवुड या नॉटिंगमशायर के किसी भी किसान के सामने एक संकीर्ण पुल पर अपनी जगह और पैर जमा सकता हूँ, भले ही उसके पास आपकी हड्डियों से अधिक चर्बी ना हो, अच्छे मालिक। इस उत्तर पर जोर से हंसी गूंज उठी और सभी लोग रॉबिनहुड की ओर देखने लगे, क्योंकि हर कोई जानता था कि लिटिल जॉन उनके मालिक और उसके बीच हुई एक लड़ाई के बारे में बात कर रहा था, जिसके माध्यम से वे पहली बार एक दूसरे से परिचित हुए थे। नहीं, रॉबिनहुड ने कहा, सभी से ज्यादा जोर से हंसते हुए। भगवान न करे कि मैं तुम पर शक करूं, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे डंडे का स्वाद नहीं लेना चाहता, लिटिल जॉन। मुझे ये स्वीकार करना ही होगा कि मेरे दल के कुछ लोग मुझसे ज्यादा कुशलता से 7 फीट का डंडा संभाल सकते हैं, फिर भी नॉटिंगमशायर में कोई भी आदमी मेरी उंगलियों से ग्रे गूस का शाफ्ट नहीं खींच सकता। फिर भी एनकेस्टर की यात्रा तुम्हारे लिए बुरी नहीं हो सकती, इसलिए तुम जाओ, जैसा कि मैंने कहा, और बेहतर होगा कि तुम आज शाम को ही चले जाओ, क्योंकि जब से तुम शेरिफ के यहाँ रह रहे हो, बहुत से लोग तुम्हारा चेहरा जानते हैं, और अगर तुम दिन के उजाले में जाओगे तो तुम उसके कुछ हथियारबंद आदमियों के साथ उलझ सकते हो। जब तक मैं तुम्हें हमारे अच्छे युग को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं लाता, तब तक तुम यहीं रुको। मैं गारंटी देता हूँ कि नॉटिंगमशायर में उसके पास हमसे बेहतर कोई ग्राहक नहीं है। इतना कहकर रॉबिन उन्हें छोड़कर जंगल में चला गया। मिलन वृक्ष से कुछ ही दूर एक बड़ी चट्टान थी, जिसमें एक कक्ष बनाया गया था, जिसका प्रवेश द्वार एक विशाल ओक के दरवाजे से बंद था, जो 2 हथेली की चौड़ाई जितना मोटा था, चारों ओर कीलों से जड़ा हुआ था और एक बड़े ताले से बंद था। ये गिरोह का खजाना था, और रॉबिनहुड वहां गया और दरवाजा खोलकर कक्ष में प्रवेश किया, जहां से उसने सोने का एक थैला निकाला, जिसे उसने लिटिल जॉन को दिया, ताकि वह ह्यूग लॉन्गशैंक्स को लिंकन ग्रीन के कपड़े के लिए भुगतान कर सके। तभी लिटिल जॉन उठा और सोने का थैला उठाकर अपनी छाती में डाल लिया, कमर में एक करधनी बांधी, हाथ में 7 फुट लंबा एक मोटा भाला लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। इसलिए वह फॉसवे की ओर जाने वाले पत्तेदार जंगल के रास्ते पर सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा, न तो दाएं हाथ की ओर मुड़ा और न ही बाएं हाथ की ओर। आखिरकार वह उस जगह पर पहुंचा जहां रास्ता अलग हो गया था,
एक तरफ फॉसवे की ओर और दूसरी तरफ, जैसा कि लिटिल जॉन भी जानता था, खुशनुमा ब्लू बोअर इनकी ओर। यह लिटिल जॉन ने अचानक सीटी बजाना बंद कर दिया और रास्ते के बीच में रुक गया। पहले उसने ऊपर देखा और फिर नीचे देखा, और फिर अपनी टोपी को एक आंख पर झुकाते हुए उसने धीरे से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। क्योंकि ऐसा ही था, इन दो सड़कों को देखते ही उसके भीतर दो आवाजें उठने लगीं। एक चिल्ला रही थी, यही ब्लू बोअर इनकी सड़क है, भूरे रंग का अक्टूबर का मौसम है, और एक खुशनुमा रात है जिसमें ऐसे प्यारे साथी हैं जो तुम्हें वहां मिल सकते हैं। दूसरी, यही इनकेस्टर का रास्ता है और वो कर्तव्य है जिसके लिए तुम्हें भेजा गया है। अब इन दो आवाज़ों में से पहली आवाज़ कहीं ज्यादा तेज थी, क्योंकि लिटिल जॉन शेरिफ के घर में रहकर अच्छे जीवन जीने का शौकीन हो गया था। इसलिए अभी अभी नीले आसमान की ओर देखते हुए, जिसके पार चमकीले बादल चांदी की नावों की तरह तैर रहे थे और निगल उड़ते हुए उड़ रहे थे, उसने कहा, मुझे डर है कि आज शाम को बारिश होगी, इसलिए मैं ब्लू बोअर पर तब तक रुकूंगा जब तक कि वो गुजर न जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा अच्छा मालिक मुझे पूरी तरह भीगने नहीं देगा। इसलिए बिना किसी और बात के वो उस रास्ते पर चल पड़ा जो उसकी पसंद का था। अब किसी भी खराब मौसम का कोई संकेत नहीं था, लेकिन जब कोई कुछ करना चाहता है, जैसा कि लिटिल जॉन ने किया, तो उसे करने के लिए कारणों की कमी नहीं होती। ब्लू बोअर इनमें 4 खुशमिजाज लोग थे, एक कसाई, एक भिखारी और 2 नंगे पांव भिक्षु। लिटिल जॉन ने उन्हें दूर से गाते हुए सुना, जब वह पहाड़ों और घाटियों पर छा रही मधुर गोधूली की शांति में चल रहा था। लिटिल जॉन जैसे खुशमिजाज व्यक्ति का स्वागत करके वे बहुत खुश थे। शराब के ताज़ा डिब्बे लाए गए और मजाक, गीत और खुशनुमा कहानियों के साथ घंटे उड़ते हुए उड़ गए। किसी ने समय या ज्वार के बारे में नहीं सोचा जब तक कि रात इतनी दूर नहीं हो गई कि लिटिल जॉन ने उस रात फिर से अपनी यात्रा पर निकलने के विचार को टाल दिया और इस तरह कल तक ब्लू बोअर इनमें रहा। अब ये लिटिल जॉन के लिए दुर्भाग्य की बात थी कि उसने अपनी खुशी के लिए अपना कर्तव्य छोड़ दिया और उसे इसके लिए बहुत बड़ा दंड चुकाना पड़ा, जैसा कि आप देखेंगे। हम सभी एक ही मामले में करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन भोर होते ही वह उठा और अपने मोटे भाले को हाथ में लेकर वह पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, मानो वह खोया हुआ समय पूरा करना चाहता हो। ब्लिथ के अच्छे शहर में एक तगड़ा चर्मकार रहता था, जो ताकत के करतबों और कुश्ती तथा क्वार्टरस्टाफ के कई कठिन मुकाबलों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। 5 साल तक उसने कुश्ती के लिए मिड कंट्री चैंपियन बेल्ट अपने पास रखी थी, जब तक कि महान एडम ओ लिंकन ने उसे रिंग में नहीं उतारा और उसकी एक पसली तोड़ दी। लेकिन क्वार्टरस्टाफ में उसे पूरे देश में अभी तक अपना मुकाबला करने वाला कोई नहीं मिला था। इन सब के अलावा उसे लंबे धनुष से बहुत प्यार था, और जब चांद पूर्ण होता था और मौसम में भूरे हिरन होते थे, तो जंगल में चुपके से सैर करना, इसलिए राजा के रेंजर उस पर और उसके कामों पर चतुराई से नजर रखते थे, क्योंकि आर्थर ब्लैंड के घर में बहुत सारा मांस होता था जो कानून द्वारा अनुमत सीमा से ज्यादा हिरन के मांस जैसा होता था। अब आर्थर लिटिल जॉन के काम पर निकलने से एक दिन पहले नॉटिंघम टाउन गया था, जहां उसे आधा दर्जन चमड़े के चमड़े बेचने थे। जिस दिन लिटिल जॉन सराय से निकला था, उसी दिन भोर में वह नॉटिंघम से घर की ओर चल पड़ा और ब्लिथ की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता ओस से भीगी सुबह में शेरवुड फॉरेस्ट के किनारे से गुजरा, जहां पक्षी एक शानदार और हर्षोल्लासपूर्ण जयंती के साथ सुंदर दिन का स्वागत कर रहे थे। टेनर के कंधों पर उसका मोटा क्वार्टरस्टाफ लटका हुआ था, जो हमेशा उसके इतने पास रहता था कि उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था, और उसके सिर पर डबल कावाइड की टोपी थी, जो इतनी सख्त थी कि उसे एक ब्रॉडस्वर्ड से भी मुश्किल से काटा जा सकता था। अब आर्थर ने खुद से कहा, जब वह जंगल के एक कोने से होकर जाने वाली सड़क के उस हिस्से पर आया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि साल के इस समय में भूरे हिरन जंगल की गहराई से खुले मैदानों की ओर आ रहे हैं। शायद मुझे सुबह सुबह इन प्यारे भूरे हिरनों को देखने का मौका मिल जाए, क्योंकि हिरनों के झुंड को देखने से बेहतर उसे और कुछ नहीं लगता था, भले ही वो कपड़े के डंडे से उनकी पसलियों को गुदगुदा न सके। इसलिए रास्ता छोड़कर वह झाड़ियों के बीच से इधर उधर झांकने लगा, कभी इधर तो कभी उधर, लकड़ी के काम में माहिर एक व्यक्ति की तरह चालाकी से,
और एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने एक से अधिक बार लिंकन ग्रीन का डबलट पहना हो। अब जबकि छोटा जॉन खुशी खुशी आगे बढ़ रहा था, वह सिर्फ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहा था जैसे कि झाड़ियों को सजाने वाली नागफनी की कलियों की मिठास, या ऊपर की ओर उस लाख को देख रहा था जो उससे भीगी घास से निकलकर पीले सूरज की रोशनी में अपने कांपते पंखों पर ऊपर की ओर लटकी हुई थी, जो आसमान से गिरते हुए तारे की तरह अपना गाना गा रही थी। उसकी किस्मत उसे हाईवे से दूर ले गई, उस जगह से ज्यादा दूर नहीं जहां आथे ब्लैंड झाड़ियों की पत्तियों के बीच से इधर उधर झांक रहा था। शाखाओं की सरसराहट सुनकर छोटा जॉन रुक गया और तुरंत ही उसने झाड़ियों के बीच से टान्ना की भूरी गाय की खाल की टोपी को हिलते हुए देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, लिटिल जॉन ने खुद से कहा। वह दुष्ट किसकी तलाश में है कि वह इस तरह इधर उधर झांक झांक कर रहा है। मुझे सच में लगता है कि वो बदमाश चोर से कम नहीं है और हमारे और अच्छे राजा के भूरे हिरन के पीछे यहाँ आया है। जंगल में बहुत घूमने के कारण लिटिल जॉन को शेरवुड के सभी हिरन रॉबिन हुड और उसके गिरोह के ही नहीं बल्कि अच्छे राजा हैरी के भी लगने लगे थे। नहीं, उसने कुछ देर बाद फिर कहा, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। इसलिए मुख्य मार्ग छोड़कर वो भी झाड़ियों में घुस गया और मोटे आथा ब्लैंड की जासूसी करने लगा। इसलिए वे दोनों बहुत देर तक शिकार करते रहे, छोटा जॉन चमड़े के व्यापारी के पीछे और चमड़े का व्यापारी हिरन के पीछे। अंत में छोटा जॉन एक लकड़ी पर चढ़ गया जो उसके पैर के नीचे आकर टूट गई, जिसके बाद शोर सुनकर चमड़े का व्यापारी तेजी से मुड़ा और उसने योमन को देखा। ये देखकर कि चमड़े के व्यापारी ने उसे देख लिया है, छोटे जॉन ने इस मामले पर बेबाकी से बात की। हिलोआ, उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शरारती आदमी हो। तुम कौन हो जो शेरवुड के रास्ते पर आ रहे हो? वास्तव में तुम्हारा चेहरा बहुत बुरा लग रहा है और मैं सचमुच सोचता हूँ कि तुम एक चोर से कम नहीं हो और हमारे अच्छे राजा के हिरन के पीछे आए हो। नहीं, चमड़े का काम करने वाले ने साहपूर्वक कहा। यद्यपि वह आश्चर्यचकित था, पर वह बड़े शब्दों से डरने वाला व्यक्ति नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि एक ईमानदार कारीगर हूँ। जहाँ तक मेरे चेहरे की बात है, वह वैसा ही है, और उस मामले में तुम्हारा अपना चेहरा भी बहुत सुंदर नहीं है। तुम दुष्ट व्यक्ति हो। हाँ, लिटिल जॉन ने बहुत ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर फोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दोस्त, कि मैं, मानो, राजा के वनपालों में से एक हूँ। कम से कम, उसने खुद से कहा, मैं और मेरे दोस्त हमारे अच्छे राजा के हिरनों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, साहसी टान्ना ने उत्तर दिया, और जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी तरह के और लोग नहीं होंगे, तुम आथा ब्लैंड को कभी भी दया के लिए पुकारने पर मजबूर नहीं कर पाओगे। क्या ये सच है? लिटिल जॉन ने गुस्से में चिल्लाया। अब मेरे विश्वास की कसम, तू दुष्ट बदमाश, तेरी जीभ ने तुझे एक ऐसे गड्ढे में धकेल दिया है जहां से तुझे बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि मैं तुझे ऐसी मार डालूंगा जैसी तुझे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं पड़ी होगी। अपना डंडा अपने हाथ में ले, साथी, क्योंकि मैं किसी निहत्थे आदमी को नहीं मारूंगा। मैरी, मुरे का नाम लेकर आओ, चमड़ा बनाने वाले ने चिल्लाया, क्योंकि वह भी गुस्से में था। बड़ी बड़ी बातें कभी चूहे को भी नहीं मार सकती। तुम कौन हो जो आथा ब्लैंड का सिर फोड़ने की इतनी खुलकर बात कर रहे हो? अगर मैं आज तुम्हारी खाल को नहीं फोड़ता, जैसा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बछड़े की खाल को नहीं फोड़ दिया, अपनी लाठी को भेड़ के मांस के लिए कटार में नहीं तोड़ता और मुझे और बहादुर नहीं कहता, अब अपने आप को देखो, साथी। रुको, लिटिल जॉन ने कहा, पहले हम अपनी लाठी नाप लें। मेरा अनुमान है कि मेरी लाठी तुम्हारी लाठी से लंबी है और मैं तुमसे 1 इंच भी अधिक लाभ नहीं लेना चाहता। नहीं, मैं लंबाई के मामले में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, चमड़े के व्यापारी ने जवाब दिया। मेरी लाठी इतनी लंबी है कि वह बछड़े को भी मार सकती है, इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, दोस्त, मैं फिर कहता हूँ। इसलिए बिना किसी देरी के दोनों ने अपनी अपनी लाठी को बीच में से पकड़ लिया और गिरते और क्रोधित भावों के साथ वे धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए।
अब रॉबिन हुड को खबर मिली थी कि कैसे लिटिल जॉन ने उसकी आज्ञा मानने के बजाय, अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय मौज मस्ती की और इसलिए सीधे एनकेस्टर जाने के बजाय ब्लू बोआ इन में मौज मस्ती करने वालों के साथ रात बिताई। इसलिए इस बात से अपने दिल में दुखी होकर वह सुबह सुबह ब्लू बोआ में लिटिल जॉन को खोजने के लिए निकल पड़ा, या कम से कम रास्ते में उस यौमन से मिलने के लिए और इस मामले के बारे में अपने विचारों को शांत करने के लिए। इस तरह वह गुस्से में आगे बढ़ रहा था, लिटिल जॉन को डांटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को एक साथ रखते हुए उसने अचानक तेज और गुस्से से भरी आवाजें सुनी, जैसे कि गुस्से में लोग एक दूसरे को गलत शब्द बोल रहे हों। इस पर रॉबिन हुड रुक गया और सुनने लगा। निश्चित रूप से उसने खुद से कहा, ये लिटिल जॉन की आवाज है और वह भी गुस्से में बोल रहा है। मुझे लगता है कि दूसरा मेरे कानों के लिए अजीब है। अब भगवान न करे कि मेरा अच्छा भरोसेमंद लिटिल जॉन राजा के रेंजरों के हाथों में पड़ जाए। मुझे इस मामले को देखना चाहिए और वह भी जल्दी से। रॉबिन हुड ने खुद से कहा। उसका सारा गुस्सा खिड़की के शीशे से निकलती सांस की तरह उड़ गया। उसे लगा कि शायद उसका भरोसेमंद दाहिना हाथ उसकी जान के लिए किसी खतरे में है। इसलिए वह सावधानी से झाड़ियों के बीच से निकल गया जहां से आवाजें आ रही थीं, और पत्तियों को एक तरफ धकेलते हुए उस छोटी सी खुली जगह में झांका जहां दो आदमी हाथ में डंडा लिए धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे। हाँ, रॉबिन ने खुद से कहा, यहाँ तो मौज मस्ती का खेल चल रहा है। अब मैं अपनी जेब से 3 स्वर्ण देवदूत दे दूंगा अगर वह मोटा आदमी लिटिल जॉन को अच्छी तरह से हरा दे। उसे मेरी आज्ञा में विफल होने के लिए अच्छी तरह से पीटते हुए देखना मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि मुझे डर है कि मेरे लिए ऐसा सुखद दृश्य देखने की बहुत कम संभावना है। इतना कहते हुए वह जमीन पर लेट गया ताकि वह न केवल खेल को बेहतर ढंग से देख सके, बल्कि वह आराम से मौज मस्ती के दृश्य का आनंद भी ले सके। जैसा कि आपने 2 कुत्तों को देखा होगा जो लड़ने के बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। कोई भी कुत्ता लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता है, इसलिए वे 2 मजबूत योद्धा धीरे धीरे घूमते हैं। प्रत्येक एक दूसरे को अनजान बनाने के लिए एक मौका तलाशता है और इसलिए पहला वार करता है। अंत में लिटिल जॉन ने एक फ्लैश की तरह वार किया और ट्रैप टैना ने वार का सामना किया और उसे एक तरफ मोड़ दिया, और फिर लिटिल जॉन पर वापस वार किया जिसने भी वार को मोड़ दिया, और इस तरह ये शक्तिशाली लड़ाई शुरू हुई। फिर वे ऊपर नीचे और आगे पीछे चलते रहे। वार इतने घने और तेज पड़ रहे थे कि दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि आधा दर्जन आदमी लड़ रहे हैं। इस तरह वे लगभग आधे घंटे तक लड़ते रहे, जब तक कि उनकी एड़ियों की खुदाई से जमीन पूरी तरह से जोत नहीं गई और उनकी सांसें हल में बैल की तरह कठिन हो गईं। लेकिन लिटिल जॉन को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वह इस तरह के कठोर काम के लिए अभ्यस्त नहीं था और उसके जोड़ उतने लचीले नहीं थे जितने शेरिफ के पास जाने से पहले थे। इस पूरे समय रॉबिन हुड झाड़ियों के नीचे लेटा रहा, क्वार्टरस्टाफ के इस शानदार प्रहार पर खुश होता रहा। मेरे विश्वास की कसम, उसने खुद से कहा, मैंने अपने पूरे जीवन में लिटिल जॉन को इतने बराबरी पर देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर वह अपने पहले के रूप में होता तो वह इस साथी को इससे पहले ही हरा देता। आखिर में लिटिल जॉन को अपना मौका मिल गया और उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक ही वार किया, जिससे एक बैल भी गिर सकता था। उसने चमड़े के व्यापारी पर पूरी ताकत से वार किया। अब चमड़े के व्यापारी की टोपी ने उसे बहुत मदद की और अगर वह न होती तो शायद वह फिर कभी हाथ में लाठी नहीं पकड़ पाता। वैसे भी सिर के पास उसने जो वार किया था वह इतना चतुराईपूर्ण था कि वह लड़खड़ाता हुआ उस छोटे से मैदान में जा गिरा। अगर लिटिल जॉन के पास इतनी ताकत होती कि वह आगे बढ़ पाता तो मजबूत आथा के लिए यह बहुत बुरा होता। लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और हाथ की दूरी पर रहते हुए लिटिल जॉन पर एक वार किया और इस बार वार अपने निशाने पर पहुंचा और लिटिल जॉन पूरी लंबाई में गिर गया। उसकी लाठी उसके हाथ से छूट गई और वह गिर गया। फिर अपनी लाठी उठाते हुए मजबूत आथा ने उसकी पसलियों पर एक और वार किया। रुको, लिटिल जॉन दहाड़ा, क्या तुम किसी आदमी को तब मारोगे जब वह नीचे गिरा हुआ हो? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ,
टन्ना ने कहा और अपनी छड़ी से उसे एक और तमाचा मारा। रुको, लिटिल जॉन दहाड़ा। बचाओ, रुको, मैं कहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ। अच्छे साथी, क्या तुम्हारा काफी हो गया है? चमड़े का काम करने वाले ने अपनी लाठी को ऊपर उठाते हुए गंभीरता से पूछा। हाँ, शादी कर लो और बहुत हो गया। और तुम यह मानते हो कि मैं उन दोनों में से बेहतर आदमी हूँ? हाँ, सचमुच, और एक मरी तुम्हें पकड़ लेगी, लिटिल जॉन ने कहा, पहले जोर से और अंत में अपनी दाढ़ी की ओर देखते हुए। तो फिर तुम अपने रास्ते जाओ और अपने संरक्षक संत को धन्यवाद दो कि मैं एक दयालु आदमी हूँ, चमड़े का काम करने वाले ने कहा। तुम्हारी दया पर तो यह विपत्ति ही है, लिटिल जॉन ने बैठते हुए और अपनी पसलियों को महसूस करते हुए कहा, जहां टैना ने उसे पीटा था। मैं अपनी प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरी पसलियां ऐसा महसूस करती हैं मानो उनमें से हर एक 2 टुकड़ों में टूट गई हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अच्छे साथी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नॉटिंघमशायर में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने आज किया है। और मैंने भी यही सोचा था, रॉबिन हुड ने झाड़ियों से बाहर निकलकर जोर से हंसते हुए कहा, जब तक कि उसके गालों पर आंसू नहीं बहने लगे। ओह यार, उसने अपनी खुशी के लिए जितना हो सका कहा, तुम दीवार से गिरी बोतल की तरह गिर गए। मैंने पूरी मस्ती देखी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम पूरे इंग्लैंड में किसी आदमी के सामने खुद को इस तरह से समर्पित कर दोगे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ताकि मेरी आज्ञा को पूरा न करने के लिए तुम्हें डांट सकूं, लेकिन इस अच्छे आदमी ने तुम्हें मेरा सारा बकाया चुका दिया है, पूरा नाप दबा दबाकर और भरपूर। मैरी, तुम जब खड़ी उसे देखती रही तो उसने अपना हाथ पूरी लंबाई तक बढ़ाया और एक सुंदर थपकी के साथ तुम्हें इस तरह से गिरा दिया जैसा मैंने पहले कभी किसी को गिरते हुए नहीं देखा। इतना साहसी रॉबिन बोला और सारा समय लिटिल जॉन जमीन पर बैठा रहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में खट्टी दही हो। तुम्हारा नाम क्या है, अच्छे दोस्त? रॉबिन ने फिर चमड़े के व्यापारी की ओर मुड़कर पूछा। लोग मुझे आर्थर ए ब्लंट कहते हैं, टन्ना ने साहपूर्वक कहा, और अब तुम्हारा नाम क्या हो सकता है? हाँ, आर्थर ए ब्लंट, रॉबिन ने कहा, मैंने तुम्हारा नाम पहले भी सुना है, अच्छे साथी। तुमने पिछले अक्टूबर में एली के मेले में मेरे एक दोस्त का मुकुट तोड़ दिया था। वहाँ के लोग उसे जॉक ऑफ नॉटिंघम कहते हैं, हम उसे विल्स कैथलॉक कहते हैं। ये बेचारा साथी, जिसे तुमने इतना परेशान किया है, पूरे इंग्लैंड में क्वार्टरस्टाफ में सबसे अच्छा हाथ माना जाता है। उसका नाम लिटिल जॉन है और मेरा रॉबिन हुड। कैसे? चमड़ा बनाने वाला चिल्लाया, क्या तुम वाकई महान रॉबिन हुड हो और यह प्रसिद्ध लिटिल जॉन है? मैरी, अगर मुझे पता होता कि तुम कौन हो तो मैं कभी भी तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने दो, अच्छे मास्टर लिटिल जॉन, और मुझे तुम्हारे कोट से धूल झाड़ने दो। नहीं, लिटिल जॉन ने चिढ़कर कहा, उसी समय सावधानी से उठते हुए, जैसे कि उसकी हड्डियां कांच की बनी हों, मैं तुम्हारी सहायता के बिना भी अपनी सहायता कर सकता हूँ, अच्छे साथी। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हारी वो घिनौनी गाय के चमड़े की टोपी न होती तो आज का दिन तुम्हारे लिए बुरा होता। इस पर रॉबिन फिर से हंसा और टन्ना की ओर मुड़कर बोला, क्या तुम मेरे दल में शामिल होगे, अच्छे आर्थर? मैं शपथ लेता हूँ कि तुम उन सबसे साहसी व्यक्तियों में से एक हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। क्या मैं तुम्हारे दल में शामिल हो जाऊंगा? चर्मकार ने खुशी से कहा। हाँ, शादी कर लूंगा। अरे, एक आनंदमय जीवन के लिए। वो उछलता हुआ और अपनी उंगलियां चटकाता हुआ बोला, और अरे, उस जीवन के लिए जो मुझे प्रिय है। टेनबाक और गंदे हौदों और गंदी गाय की खालों से दूर हो जाओ। मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारा अनुसरण करूंगा, अच्छे स्वामी, और पूरे जंगल में भूरे हिरणों का झुंड भी मेरे धनुष की टंकार की आवाज नहीं सुन पाएगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, लिटिल जॉन, रॉबिन ने उसकी ओर मुड़ते हुए और हंसते हुए कहा, तुम एक बार फिर एनकेस्टर के लिए निकलोगे और हम तुम्हारे साथ कुछ दूर चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक न तो दाएं हाथ की ओर मुड़ने दूंगा न बाएं हाथ की ओर, जब तक तुम शेरवुड से पूरी तरह दूर नहीं निकल जाते। यहाँ और भी सराय हैं जिनके बारे में तुम्हें पता है।
इसके बाद झाड़ियों को छोड़कर वे एक बार फिर राजमार्ग पर आ गए और अपने काम पर निकल पड़े।